हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के लिए जो भी मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत है, जो भी मैथमेटिकल फार्मूलाज की ज़रूरत है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 2 लेक्चर उसका देखे हैं, उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंडिसेज को देखे थे, घातांक को और डिफ्रेंसिएशन को देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को देखे थे और थोड़ा सा वेक्टर को देखे थे। तो जो वेक्टर का बचा हुआ पोर्शन था उसको और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को आज हम लोग देखेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का जो पोर्शन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, यानी पिछले सेशन में जो देखे थे, उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये 3 टर्म को देखे थे। वैसे वेक्टर तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है आपका, लेकिन हम लोग सिर्फ उसमें उसी पोर्शन को देखेंगे जो आपके 12th के फिजिक्स में ज़रूरी है। तो इसी में आगे हम लोग देखेंगे फिर आज रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग निश्चित रूप से 11th में पढ़े भी होंगे, लेकिन इसका ज़रूरत है आपके 12th में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर को। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहते किसको है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए कि ये वेक्टर है, ये मार्कर जो है वो वेक्टर है। तो वेक्टर हमारा ऐसे होता है, इसमें सपोज कीजिए ये एरो वाला पार्ट है, तो ये हेड और ये टेल होता है। ठीक, तो कंसीडर कीजिए कि एक वेक्टर कुछ इस तरह का है, जिसका ये टेल वाला पोर्शन है और ये हेड वाला पोर्शन है। और सपोज कीजिए कि ये कुछ दूसरा वेक्टर है। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर का हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह का कंडीशन हो, या फिर कभी कंडीशन इस तरह का भी हो सकता है, एक एरो इस तरह से हो और यहाँ पर एक इस तरह से हो, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसके टेल से सेकंड वाले वेक्टर के हेड को हम लोग मैच करवाते हैं, और यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें, अगर एक फोर्स को हम लोग कंसीडर करें कि इस पॉइंट पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और एक इधर अप्लाई हो रहा है, तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है वो दोनों के बीच में जाएगा, मतलब वो कुछ इस तरह से जाएगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों वेक्टर के बीच में जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये यहाँ पे है, इसको यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वैसे आपको इसके डायरेक्ट फार्मूला जानने से भी काम चल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। सपोज करेंगे कि ये नीचे वाला, इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ये पी क्यू है और ये आर है। सपोज कीजिए ये पी क्यू वैक्टर और ये पी आर वैक्टर है। ठीक, और यहाँ पर ये एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल सपोज कीजिए कि कुछ थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे डाल दिए। मतलब ये पी क्यू वैक्टर है तो ये भी पी क्यू वैक्टर, या फिर इसका नाम कुछ ए बी सी डी देना ज़्यादा बेहतर होगा। ए बी सी डी दे देते हैं, ए बी सी डी। और जो 2 वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम मैं पी वेक्टर दे दे रहा हूँ और दूसरे वेक्टर का नाम हम लोग क्यू वेक्टर दे देते हैं। वैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, देने के लिए आप खुद से स्वतंत्र हैं। और ये जो हमारा रिजल्टेंट है इसको हम लोग कुछ आर वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक, अब ये हमारा सारा सिनेरियो है कि ये जो वेक्टर है क्यू वेक्टर, इसको शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे डाल दिए और पी वेक्टर को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, उसके बाद इसमें हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन 10th में करते थे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, मतलब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना खुद से, जिससे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्यू वेक्टर और ये पी वेक्टर, तो अपने मन से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं जो यहाँ पर इसको कट करता है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। अब इसका नाम कुछ दे देते हैं हम लोग। ए बी सी डी तो दे चुके हैं इस पोर्शन का, सपोज कीजिए इस पॉइंट का नाम कुछ ई है। ठीक है, अब सारा जो सिचुएशन है वो हमको इस ट्रायंगल पे देखना है, ए ई सी या फिर ए सी ई पे। अब ए सी ई ट्रायंगल में हम लोग देखें फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मीन्स ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर
और प्लस सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर होगा। फिर अब जो है हम लोग के पास ए का पूरा वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, ए बी का वैल्यू पता है लेकिन बी का वैल्यू नहीं पता है। फिर हम लोग को सी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो बी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? जितना एंगल ये थीटा है उतना ही एंगल ये भी थीटा होगा, क्योंकि इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट किए हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर इसको हम लोग शिफ्ट करके कहीं पर भी डालेंगे तो एंगल उसका सेम होगा। तो ये एंगल थीटा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि बी का वैल्यू और सी का वैल्यू दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है और ये एंगल थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बी कौन सा पोर्शन होगा? बेस है, और ये वाला पोर्शन बीसी वाला पोर्शन हाइपोटेन्यूज है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीई अपॉन बीसी, बीई अपॉन बीसी। तो बी हमको फाइंड करना है और बीसी का वैल्यू हमको पता है, बीसी का वैल्यू है क्यू वेक्टर। तो इसको हम लोग आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी अपॉन बीसी का जो वैल्यू है वो है क्यू, या फिर क्यू वेक्टर भी आप डाल दीजिए। अब हम लोग बी लिखना चाहे तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब बी इक्वल टू हो जाएगा बीसी कॉस थीटा मतलब क्यू कॉस थीटा। इसको हम लोग अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले टर्म में ही लिख रहे हैं, ठीक। तो बी इक्वल टू हमारा हो गया क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग ईसी के साथ इसका रिलेशन बनाना चाहे इस एंगल का, तो इसके सामने ये किसी भी थीटा के सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन हम लोग अप्लाई करेंगे? साइन थीटा वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P अपॉन एच मीन्स सी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है? BC। तो CE का वैल्यू हमको फाइंड करने हैं और BC का वैल्यू हमको पता है वो है Q, मीन्स इसको हम लोग चाहे तो CE अपॉन Q भी लिख सकते हैं। अब फिर हमको CE फाइंड करना है तो CE इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू क्यू, मीन्स क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है CE और इसका, ये सारे वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं। मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर है, AE स्क्वायर। AE को अगर हम लोग चाहें तो AB प्लस BE भी लिख सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा? AB प्लस BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, CE का स्क्वायर। अब AB का वैल्यू हमारा कितना है? P है, तो P और प्लस BE का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हैं Q cos थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर। तो CE हमारा कौन सा है? ये वाला Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। हालांकि इसका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसी का हमको ज़रूरत है, लेकिन आप लोग की सुविधा के लिए मैं डिराइव कर दे रहा हूँ। तो इसका अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स 2PQ कॉस थीटा और प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म क्या है? प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करने पे। अब ये तो हमारा अलग केस है, और इस टर्म को अगर हम लोग देखें तो इसमें Q स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाकी का पोर्शन मैं इधर लिखता हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर AC स्क्वायर, तो AC का वैल्यू हमारा क्या है? R है, तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और इसमें से हम लोग Q स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो प्लस Q स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो अंदर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यह फॉर्मूला आप लोग पहले से जान रहे हैं, 9th से ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 से अगर Q स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर ही बचेगा। मतलब फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब फाइनली इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यही फॉर्मूला का हमको ज़रूरत पड़ेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मेनली ये आपको फर्स्ट यूनिट में ही यूज़ होगा, उसके अलावा भी एक आध बार मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में ये बहुत बार यूज़ होगा। तो इसको आप फटाक से नोट कर लें। ये यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये ऐसे यूज़ होगा, सपोज कीजिए कि ये एक फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा होगा और एक फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा होगा, एक ऐसे एक ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली किधर जाएगा, बीच में जाएगा। तो इस तरह का सिचुएशन जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय आएगा, तो उस समय इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा हमको ज़रूरत पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी आप जानते होंगे। जैसे अगर हम लोग के पास कोई एक वेक्टर है या फिर कोई एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है या इस तरह का कोई भी कंडीशन हो, तो उसको हम लोग दो टर्म में कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज कीजिए, पहले हेडिंग ले लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन मीन्स नाम से ही क्लियर है, रिजोल्यूशन मतलब डिवाइड करना। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। कंसीडर, सपोज कीजिए कि इस तरह का कुछ कंडीशन है। अब इसमें से कोई भी क्वाड्रेंट में कोई भी, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है F1, ठीक है। और F1 फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, दोनों के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो कंसिडर कीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब हमको बताना है कि ये जो फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है, सपोज कीजिए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो हमको बताना है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना न्यूटन, और फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसको बताने के लिए हमेशा हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे इसमें थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, वाई एक्सिस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ रहेगा उसमें हम लोग कॉस थीटा ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा, और y एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा F1 sin थीटा। ठीक, अब एक दूसरा क्वाड्रेंट हम लोग ले लेते हैं। इस तरह का सिचुएशन आपको आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए या फिर हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और इधर ये फोर्स कुछ अप्लाई हो रहा है, सपोज कीजिए r। ठीक, ये r वेक्टर इधर अप्लाई हो रहा है और इस बार एंगल नीचे बना रहा है, यहाँ पे थीटा बना रहा है। तो r का हमारा cos थीटा वाला पोर्शन किधर आ जाएगा, y एक्सिस के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि थीटा जो है इस बार y एक्सिस से कनेक्टेड है, इसलिए r का जो कंपोनेंट होगा, r जो वेक्टर है, r जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका जो रिजोल्यूशन है y एक्सिस के डायरेक्शन में, या फिर रिजोल्यूशन बोलिए या फिर इसको आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन और कंपोनेंट, है ना। तो इसका जो कंपोनेंट है y एक्सिस के डायरेक्शन में cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा। फिर अगर इधर हम लोग देखें x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो r sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं जुड़ा हुआ है। इसी तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पूरे 12th में एक दो बार डॉट प्रोडक्ट और एक दो बार क्रॉस प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि हम लोग के पास दो वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकली।
if we have two vectors as a vector and b vector, then डॉट प्रोडक्ट, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लिया जाए कि एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसको थोड़ा सा हम लोग और लिख देते हैं। इफ वी हैव टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे, देन डॉट प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? तो देन डॉट प्रोडक्ट को हमको ऐसे लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे जो है हमको ए और बी वेक्टर के बीच में डॉट का यूज करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कि एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखे थे थोड़ा सा। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई कैप। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जे कैप। और फिर जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है हमारा के कैप। तो अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें आई कैप, जे कैप और के कैप को, तब कंडीशन किस तरह का होता है वो थोड़ा सा देखिए। सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस है, फिर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप एंड जेड एक्सिस की तरफ के कैप। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, सपोज कीजिए कि दो वेक्टर, ये आई कैप है इधर और दूसरा आई कैप भी इधर ही है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो दोनों दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? तो ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। टेक्निकली समझिए इसको कैसे 0 डिग्री बनेगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते हुए 90 हो जाएगा, है ना। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम लोग डिफाइन करें, जैसे ए आई कैप डॉट आई कैप, इस तरह का सिचुएशन हो, तो हम लोग जानते हैं कि आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू फिर हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा। कॉस और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। मतलब साइन 90 डिग्री जितना होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जितना होगा उतना ही कॉस 0 डिग्री का भी वैल्यू होगा। ये सब भी मैं निकालना थोड़ा सा बता दूंगा, शायद आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन शायद थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो इस सब को भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 90 डिग्री जितना होगा कॉस 0 डिग्री भी उतना ही होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। फिर आई कैप डॉट आई कैप के बाद अगर हम लोग जे कैप डॉट जे कैप का कंडीशन ले, तो इसका भी सेम सिचुएशन है। ये जैसे ये दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, सपोज कीजिए कि ये भी एक्स एक्सिस आई कैप और ये भी एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था। इसी तरह अगर हम लोग जे कैप वाले कंडीशन को ले, तो ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में और ये भी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन इस दोनों के बीच का भी एंगल कितना? 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ऐसे घूमता तो कुछ एंगल बनता है, ऐसे घूमता तो कुछ एंगल बनता, लेकिन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर ही, ये भी जे कैप के डायरेक्शन में ही, मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ही, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है? 1 है। 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो फिर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। फिर के और के का भी अगर हम लोग वैल्यू लिए तो सेम ही हो जाएगा, मतलब के कैप डॉट के कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के कैप का 1 1, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि के कैप जो हमारा है, अगर सपोज कीजिए कि एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो सेम सिचुएशन के कैप डॉट के कैप में भी आ जाएगा।
इसके बाद जो है अगर हम लोग दो अलग अलग टर्म को ले, सपोज कीजिए कि एक वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और दूसरा हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आई कैप डॉट, इसको मैं दूसरा पेन से लेता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू, और दोनों के बीच का एंगल अभी हम लोग देखे थे कितना था, 90 डिग्री। आई कैप हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और जे कैप हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, जितना साइन 0 डिग्री का होगा, मतलब 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर जे और के का अगर हम लोग ले, जे और के का ले, या फिर के और आई का ले, या फिर हम लोग के कैप डॉट आई कैप का ले। इस सिचुएशन को देखिए, जे और के, ये तो हमारा जे था वाई एक्सिस और हमारा ये के था जेड एक्सिस, तो इसके बीच भी 90 डिग्री। फिर के और आई को अगर हम लोग ले, जे हटा दिया, ये के था और ये आई था, तो के और आई के बीच भी हमारा कितना था, 90 डिग्री था, मतलब कि ये दोनों सेम कंडीशन में आ जाएगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब ये सिचुएशन को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में हम लोग को जरूरत पड़ेगी, या डेरिवेशन में भी इसका जरूरत पड़ेगा, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग को एक दो बार क्रॉस प्रोडक्ट का भी जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग टॉर्क वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़े भी होंगे शायद, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि ये आपके 12th के मैथ में भी हेल्प करेगा आपको। तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, इसी तरह इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। नाम से ही क्लियर है, क्रॉस, उसमें डॉट था, तो उसी तरह का सिचुएशन इसमें भी अगर हम लोग ले कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, if we have two vectors, a vector and b vector at an angle theta, then cross product is, तो हमारा इस कंडीशन में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा वो समझिए। सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला था उसमें डॉट में, उसी तरह इसमें भी है ए वेक्टर क्रॉस, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बस उसमें और इसमें फर्क यही है, डॉट और क्रॉस में, डॉट में हमारा कॉस थीटा था और इसमें हमारा साइन थीटा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, और इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूलाज को, काफी इंपॉर्टेंट, आपको मैथ में भी हेल्प करेगा ये। अच्छा, अब इसके सिचुएशन को थोड़ा सा समझिए कि अगर कोई वेक्टर इस तरह के कंडीशन में हो, आई कैप जे कैप और के कैप वाले कंडीशन में हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, सपोज जैसे इसमें हमारे ये वेक्टर के टर्म में, पिछला हमारा स्केलर वाले टर्म में हुआ करता था, और ये हमारा वेक्टर वाला टर्म में है, तो वेक्टर वाले टर्म में कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन, फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड, मैं एक जनरल इक्वेशन बताता हूँ, फिर इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू, इस बार बी वाला टर्म हम लोग ले लेते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस
बी जेड के कैप। ठीक, इस तरह का सिचुएशन होगा। आपको दो इक्वेशन दिखेगा इस तरह से, आई कैप जे कैप और के कैप के रिस्पेक्ट में, फिर आई कैप जे कैप और के कैप के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कि सबसे पहले आप लोग शायद अभी 12th में मैथ में आप लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वगैरह पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा सीख लेंगे अभी हल्का सा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर इसको हम लोग बड़ा सा एक मॉड ले लेंगे। मॉड लेने के बाद आई कैप जे कैप और के कैप है, तो आई कैप, फिर बीच में हमारा जे कैप और फिर बाद में हमारा के कैप, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर आई कैप का जो कॉफिशिएंट है पहले वाले टर्म में, फिर जे कैप का जो कॉफिशिएंट है और के कैप का जो कॉफिशिएंट है, इसको हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं। आई कैप का कॉफिशिएंट ए एक्स है, जे कैप का कॉफिशिएंट ए वाई है, के कैप का कॉफिशिएंट ए जेड है। उसके बाद फिर नीचे जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसमें आई कैप का कॉफिशिएंट बी एक्स, फिर जे कैप का कॉफिशिएंट बी वाई और के कैप का कॉफिशिएंट बी जेड। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको हम लोग 3/3 डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, हालांकि अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जनरल इक्वेशन है, इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब इसका हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं उस समय इसको हम लोग बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो उस समय इसको हम लोग बेहतर ढंग से थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, तो इससे इधर मैं लिखता हूं इसको। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे आई कैप से। अब थोड़ा सा इसमें डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा समझना होगा। ये जो है ये लंबा लंबा लाइन जो रहता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको हम लोग रो बोलते हैं। जो लेटा हुआ लाइन रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अगर आई कैप को अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रो है इसका और फर्स्ट कॉलम है, मतलब एक और एक क्या हो गया, दो। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि आई कैप के पीछे कौन सा सिंबल होगा, तो आई कैप के पीछे माइनस होगा या फिर प्लस होगा, ये हमको तय करना है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि -1 लिखेंगे, ठीक है, या फिर माइनस लिखिए, -1 नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस के या फिर 1 लिखिए। जैसे -1 है और -1 के ऊपर पावर कौन सा डालेंगे, रो और कॉलम का जोड़। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो क्या हो जाएगा 2। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस मतलब प्लस। तो आई कैप के पीछे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर लिखकर फिर आई कैप लिखेंगे और इनटू करेंगे। आई कैप के पीछे क्या है, प्लस है, प्लस तो हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली। अब हमको फिर आगे कैसे लिखना है, आई कैप के सामने वाला रो और आई कैप के सामने वाला कॉलम दोनों को हमको ढक देना है, मतलब इसको इस तरह से ढक देना है। ठीक है, अब हम लोग के पास सिर्फ 4 टर्म बचा, ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई में बी जेड से। पहले बाएं तरफ का जो ऊपर वाला रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे दाएं तरफ के नीचे वाले को, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब ए वाई बी जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये तो पूरा ढका हुआ है, बस ये 4 ही बचा हुआ है। तो ए वाई इंटू बी जेड लिखेंगे, ए वाई इंटू बी जेड, या फिर इंटू नहीं लिखे ऐसे डॉट दे दीजिए, ए वाई इंटू बी जेड। अब ये दो तो हो गया, अब ये दो बचा, तो बीच में हमको क्या करना है, माइनस देना है। फिर लिखना है ए जेड इंटू बी वाई लिखिए या फिर बी वाई इंटू ए जेड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए जेड इंटू बी वाई, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद। अब फिर आई कैप का काम खत्म हो गया, फिर जे कैप के बारे में हमको लिखना है। तो जे कैप के पीछे माइनस होगा या प्लस होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जे कैप हमारा कौन सा है, फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 जोड़ 2 3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 के ऊपर अगर हम लोग 3 लिखे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब जे कैप के पीछे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस जे कैप लिखेंगे। वो पावर को हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, हम लोग ध्यान में रखेंगे। धीरे धीरे आप मैथ में समझेंगे तो समझ जाएंगे कि माइनस और प्लस कहाँ पे आता है, आप खुद से भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो जे कैप के पीछे माइनस हो जाएगा
और अब जे कैप वाला रो ये है और कॉलम ये है। तो जे कैप का जो सामने वाला रो है इसको हम लोग पूरा ढक देंगे, ये रो पूरा ढक गया, और फिर ये कॉलम पूरा ढक गया। अब बचा कौन सा, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। तो ए एक्स गुना बी जेड को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि बाएं साइड का जो लेफ्ट साइड का जो टॉप रहेगा उसको, और राइट साइड का जो बॉटम रहेगा उसको, बाएं साइड का ऊपर वाला और दाएं साइड का नीचे वाला। मतलब ये तो हमारा ढका हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। फटाक से हम लोग लिख लेते हैं, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, ब्रैकेट बंद। अब के कैप के बारे में हमको लिखना है। तो के कैप हमारा कौन सा रो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है ना। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, मतलब 1 + 3 = 4 हो जाएगा। और -1 के पावर अगर हम लोग 4 करें, -1⁴ तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही हमारा होगा। तो हम लोग के कैप के पीछे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस के कैप। थोड़ा सा और मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस के कैप। तो के कैप वाला जो रो है इसको हम लोग ढक देंगे, और फिर के कैप वाला जो कॉलम है इसको हम लोग ढक देंगे। तो इस रो और इस कॉलम को अगर हम लोग इस तरह से ढकते हैं तो हम लोग के पास ये 4 टर्म बचते हैं। तो हम लोग लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो है उसको हम लोग राइट बॉटम कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी वाई और फिर माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। तो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। यही हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं, 5, 10, 15, 20, 25 अगर कुछ होता तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो हम लोग यहाँ पे इसको रहने देते। ये हमारा जनरल इक्वेशन, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। और इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल अभी करवाता हूँ, फिर आपका डाउट अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार ही आपको ये ज़रूरत आएगा पूरे 12th में, लेकिन आपके मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी आपको ये हेल्प पहुँचा सकता है। और इसका ये वाला जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव में मैथ में 1 मार्क्स में पूछता भी है कभी कभी, शायद पिछले बार भी पूछा था। चलिए फटाक से इसका एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, इफ वी हैव 2 वेक्टर्स, a vector equal to 3i cap minus 4j cap plus 2k cap and b vector equal to 3j cap minus k cap। इसमें i cap मैंने जानबूझकर गायब कर दिया, या फिर i cap रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कंडीशन है, फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इस दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, हमको क्या लिखना है, सबसे पहले मॉड लेना है, फिर आई कैप, फिर जे कैप और के कैप। फिर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आई कैप का कॉफिशिएंट 3 है, जे कैप का कॉफिशिएंट -4 है और के कैप का कॉफिशिएंट 2 है। इसको हमको लिख लेना है। फिर बी वेक्टर में हमको क्या करना है, आई कैप का कॉफिशिएंट, तो इसमें आई कैप तो है ही नहीं, तो आई कैप का कॉफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा, 0। आई कैप का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। फिर जे कैप का कॉफिशिएंट 3 और के कैप का कॉफिशिएंट -1। इस तरह से जो भी हमारा होगा वो टर्म को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसको हमको कैसे करना है, पहले हम लोग आई कैप कॉमन लेते हैं, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, बस ये 4 टर्म हमारे पास है। तो -4 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और फिर -3 इंटू 2 6। फिर इसके बाद हम लोग जे कैप, तो जे कैप से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। क्यों लगाते हैं अभी हम लोग देखे हैं, तो माइनस जे कैप, और इस बार ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा ढक जाएगा, मतलब बचेगा क्या, 3 इंटू
-1 मतलब -3 बचेगा। फिर 0 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 0। मतलब जे कैप के लिए हम लोग ये वाला कॉलम और ये वाला रो इसको ढक रहे हैं, मतलब ये वाला पोर्शन को हम लोग ढक रहे हैं। तो 3 इंटू -1 -3 और -0 इंटू 2 तो -0। फिर के कैप के पीछे हम लोग क्या लेते हैं प्लस के कैप। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा ढकेगा, बचेगा क्या 3 इंटू 3 और -0 इंटू -4 तो 3 इंटू 3 9 और -0 इंटू 4 तो 0। फिर यहाँ पे क्या आता है -2 आई कैप और यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म माइनस है तो माइनस इंटू माइनस +3 जे कैप और फिर यहाँ पे +9 के कैप। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। अब डॉट प्रोडक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देख लेते हैं 3 आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप। इसमें हमको डॉट प्रोडक्ट करना है 3 जे कैप और माइनस के कैप के साथ। आई कैप वाला इसमें कोई टर्म नहीं है। और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखे थे आई जे और के का डॉट प्रोडक्ट करके अगर सेम कास्ट का हो, मतलब आई कैप और आई कैप हो तो इसका वैल्यू कितना आता है 1। जे कैप और जे कैप हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसका वैल्यू 1 आता है और फिर के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आता है। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे आई कैप और जे कैप को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था 0, जे के का वैल्यू भी 0 और के और आई का भी वैल्यू 0 आ रहा था। तो बस इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है आई और जे, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इससे हम लोग इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो जे और जे का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है। तो अब 4 3 जा 12 और पीछे माइनस है तो क्या हो जाएगा -12। फिर जे और के का, जे हमारा वाई एक्सिस है और के हमारा जेड एक्सिस है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। जे और के का भी कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। फिर अब के और आई का कॉम्बिनेशन क्या होगा 0, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे है। फिर जे और के का भी हमारा क्या हो जाएगा, जे हमारा वाई एक्सिस है और के हमारा जेड एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी 0। फिर के और के सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, सेम कास्ट है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 और के कैप का वैल्यू 1 आ गया, तो -2 12 और -2 -14। डॉट प्रोडक्ट का हमारा ये आंसर हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको फटाक से नोट कर लीजिए और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लोग खुद से उसको सॉल्व करेंगे। इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप +3 जे कैप -7 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप। उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करके इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से। इसके बाद जो है वेक्टर में हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है जो आपके 12th के फिजिक्स में रिपीट हो। हालांकि एक एरिया वेक्टर टर्म आता है, लेकिन हालांकि अभी भी एक्सप्लेन कर देते हैं और उस टाइम भी सिचुएशन आने पे एक्सप्लेन कर देंगे, एक ही बार उसका यूज आएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक टाइप लगता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि एरिया हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें लेंथ है ब्रेड्थ है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा सिचुएशन आएगा आपके फर्स्ट यूनिट में ही कि एरिया को हमको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करना होगा। वो कब होगा, जब एक बहुत छोटा सा एरिया हम लोग ले, सपोज कीजिए कि ये पूरा बोर्ड है, तो पूरा बोर्ड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इस बोर्ड पर एक छोटा सा डॉट हम लोग ले ले, एक छोटा सा डॉट ले ले, है ना, तो जो हमारा एक छोटा सा डॉट है ये हमारा एरिया वेक्टर है और इसका डायरेक्शन किधर होगा,
तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड या फिर आउटवर्ड होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो वही इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह का सिचुएशन हमारा जब आता है उस समय देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, एक्चुअली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट व्हेन वी टेक अ वेरी स्मॉल एरिया, द लाइन कमिंग आउट थ्रू दैट स्मॉल एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। इस तरह का सिचुएशन है जिसको हम लोग उस टाइम भी देखेंगे। तो इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिपीट कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हालांकि आप लोग 9th से ही पढ़े तो आप लोग को अच्छा खासा पकड़ होगा उस पर, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं उसको। तो इसमें जनरली तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब तो आप लोग बच्चा वाला चीज़ है, आप लोग निश्चित रूप से जान रहे होंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसी को हम लोग थोड़ा रिवर्स कर देंगे। जैसे कॉसेक थीटा निकालना है तो एच अपॉन पी करते हैं, फिर सेक थीटा निकालना है तो एच अपॉन बी कर देंगे, और कॉट थीटा निकालना है तो बी अपॉन पी। मतलब इसी को उल्टा कर देते हैं हम लोग। तो इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा वैल्यू आपको फाइंड करना एक बार मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ सकता है कभी कभी। जैसे सपोज कीजिए कि साइन 220 डिग्री या फिर 210 डिग्री, मतलब इस तरह का जो नॉर्मल ही होगा, मतलब बहुत टफ नहीं होगा। जैसे 210 डिग्री का ज़रूरत पड़ा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ इस तरह के टर्म को। तो सबसे पहले साइन, कॉस और टैन, इस तीनों का ही हम लोग देखेंगे। और उसमें भी पहले 90 तक का देखते हैं, फिर उसके बाद का देखते हैं 0 डिग्री, फिर 0 के बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को सपोज कीजिए कि आपको कुछ भी याद नहीं है, साइन का भी वैल्यू आपको नहीं पता है, साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री कितना है, कुछ भी आपको मालूम नहीं है। अगर इस तरह का भी सिचुएशन है तो आप लोग कैसे इजीली फाइंड कर पाएंगे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जीरो से लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर 1 2 3 4। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लेंगे इस तरह से। साइन लिख लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेकर 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। फिर सारे टर्म में आप 4 से डिवाइड कर देंगे। शायद आप लोग ये पढ़े भी हो या फिर कुछ लोग ना भी पढ़े हो, सारे टर्म में 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद सारे टर्म पे हम लोग रूट डाल देते हैं। इस पे हम लोग रूट डाल देंगे। स्टेप को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से करना है। सारे टर्म पे हम लोग रूट डाल दिए। रूट डालने के बाद 0 में हम लोग अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा 0। 0 का रूट क्या होगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर 30 डिग्री को देखते हैं तो 1 का रूट हमारा 1 ही रहेगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। फिर 45 डिग्री का वैल्यू, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में, तो 1 का रूट तो हमारा 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का रूट हम लोग फाइंड नहीं करते तो रूट 2 रहने देते हैं हम लोग। साइन 45 डिग्री का 1/√2 जनरली हम लोग याद रखते हैं इसको। फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू 3 का रूट करेंगे तो √3 और 4 का रूट करेंगे तो 2, मतलब √3/2। फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही, मतलब साइन का वैल्यू हमारा इजिली फाइंड हो गया। अब साइन का वैल्यू फाइंड करने से हम लोग बाकी सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए वो कैसे। साइन के बाद हम लोग कॉस वाला टर्म लेते हैं। दूसरा पेंसिल लेता हूँ तो कॉस। अब जो साइन 90 डिग्री है वो कॉस 0 डिग्री होगा, मतलब इसको हमको ऐसे पलट देना है, मतलब ये जो लास्ट है इसको फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट कर देना है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसका सेकेंड वाला जितना साइन 60 है, मतलब इसका लास्ट से सेकेंड वाला √3/2। और फिर इसको चेंज करेंगे तो ये तो बीच वाला ही है, सेम हो जाएगा 1/√2, मतलब cos 45 डिग्री 1/√2। फिर ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, मतलब कि cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। फिर ये कहाँ चला जाएगा लास्ट में, मतलब cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। इसी टर्म को मैं उस समय बोल रहा था कि जितना साइन 90 डिग्री होगा उतना cos 0 डिग्री, और जितना साइन 90 होगा उतना cos 0, और जितना
साइन 0 होगा उतना कॉस 90 होगा। फिर टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec होता है। फिर 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, या फिर इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, वो आप लोग पहले से जान रहे हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर cot थीटा अगर लेते तो cos थीटा बाई sin थीटा हो जाता। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब साइन 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री अगर हम लोग करें तो साइन 0 डिग्री कितना है 0, cos 0 डिग्री कितना है 1, तो 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर इसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे अगर देखें, साइन 30 बाई cos 30, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। फिर 45 का देखें तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 क्या कैंसिल होगा 1 ही बचेगा। फिर हमारा 60 डिग्री का देखें तो ये हमारा ऐसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ √3 हम लोग के पास ऊपर बचेगा। फिर अगर इसमें 1 में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी टर्म में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, अब फिर हम लोग कॉसेक को लिखना चाहे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब कि कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, इसके बाद फिर मैं इसी में थोड़ा सा सुधार करके इसको चेंज करता हूँ। तो साइन के बाद साइन को मैं मिटाता हूँ, अब इसी को मैं कॉसेक लिखता हूँ, कॉसेक थीटा, कॉस को मैं सेक करता हूँ सेक थीटा, और टेन को मैं कॉट करता हूँ कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, मतलब कि अगर हम लोग कॉसेक 0 डिग्री ले तो 1/sin 0 डिग्री, मतलब 1 में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी टर्म में 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड हो गया। फिर कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 1/sin 30 डिग्री, तो 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2। इसी तरह 1/√2 तो क्या होगा √2 ऊपर चला जाएगा √2। फिर 1/√3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा हमारा। फिर सेक के लिए देखिए 1/1 तो 1। अब सेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक को भी उल्टा कर दे सकते हैं, मतलब ये वाला टर्म यहाँ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, या फिर आप 1/cos भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ईजिली काम हो जाएगा। स्टेप सब कैसे हमको करना है, तो 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, √2 हमारा चेंज होगा नहीं, 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा और इन अनडिफाइंड लास्ट में चला जाएगा। और फिर आप कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू हम लोग 1/tan भी कर सकते हैं, या फिर आप हाँ 1/tan कर देते हैं हम लोग। तो tan 0 डिग्री हमारा कितना था, या फिर अगर कॉट को ऐसे भी आप निकालना चाहे तो कर सकते हैं, कॉसेक होता है कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, मतलब ये अपॉन ये, मतलब यहाँ पे आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर tan को आप ऐसे उल्टा कर देते फिर भी हो जाता। फिर tan 60 डिग्री कितना था √3, फिर tan 45 डिग्री हमारा 1 था, और फिर tan 30 डिग्री 1/√3, और tan 0 डिग्री 0 था तो वो लास्ट में चला जाएगा। मतलब इस तरह से आप इसको ईजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिना कुछ भी ध्यान में, बिना कुछ भी मार्कअप किए हुए, लेकिन tan 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि cosec 45 कितना है, तो फटाक से √2 ध्यान में आना चाहिए। मतलब अगर संभव हो तो 90 डिग्री तक का वैल्यू आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा याद क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप मतलब कि बहुत याद नहीं भी करते हैं, सिर्फ साइन का भी याद रखेंगे फिर भी आपका काम चलेगा। कि जैसे कॉस का है, सपोज कीजिए cos 30 डिग्री है, तो फटाक से ध्यान में लाना है कि वो ये साइन 60 के बराबर है। फिर tan का आप याद कर सकते हैं, उससे कॉट को रिलेट कर सकते हैं, जैसे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हम लोग देखे थे, तो cot 60 का जरूरत पड़ा हमको, तो फटाक से ध्यान में लाना है जो cot 60 होगा वो tan 30 होगा, तो फटाक से उससे रिलेट करके आप ये कर सकते हैं इजीली, इसको नोट कर लीजिए। फिर और थोड़ा सा आगे फिर हम लोग सारा तो वैल्यू उतना देख पाना संभव नहीं है,
पर थोड़ा सा कैसे फाइंड करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए पहले हमको थोड़ा सा एक क्वाड्रेंट को जानना चाहिए। क्वाड्रेंट आप लोग निश्चित रूप से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। इसमें अब साइन कॉस टेन हमारा किस में पॉजिटिव होता है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, अब हमारा साइन कॉस टेन किस में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है, इसको थोड़ा सा देखना है। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला है ऐड, दूसरा में लिखेंगे शुगर, ऐड शुगर, फिर इसमें लिखेंगे टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड है, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, जितना भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है सबका सब पॉजिटिव होगा। कहाँ पे पॉजिटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारा वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा शुगर है। शुगर मतलब साइन, एस फॉर साइन, एस फॉर शुगर। तो साइन और साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी है वो सब का सब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होगा। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट होता कहाँ से कहाँ तक है? 90 के बाद 90 से लेकर 180 तक, 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव, फिर 90 से 180 तक सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी है सबका सब निगेटिव। थर्ड हमारा क्या है? टू, टी फॉर टेन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का अपोजिट होता है कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी सब निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। मतलब जो टेन का वैल्यू है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टेन एंड कॉट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, इसमें भी एंड लगा दीजिए। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉफी, सीओ। सीओ मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा बाकी सबका सब निगेटिव होगा। तो इन सारे, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको टेन 220 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, साइन 240 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर टेन 270 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, कॉसेक 210 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी आपको फाइंड करना है, आप तभी इजीली फाइंड कर पाएंगे जब आपको ये ध्यान में रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव है। नहीं तो फिर आप वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो सकता है। तो इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना, फटाक से इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए छोटा सा एक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला तो नॉर्मल ही है, उसमें दो बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसमें दो तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा। एक सिचुएशन आपको मिलेगा कि 90 डिग्री प्लस इसमें कुछ करना होगा या फिर इसमें कुछ माइनस करना होगा, 90 डिग्री के साथ कुछ छेड़छाड़ करना होगा। या फिर आपको एक सिचुएशन मिलेगा 180 डिग्री के साथ आप कुछ छेड़छाड़ करेंगे, इसमें कुछ प्लस करेंगे या फिर 180 डिग्री में कुछ आप माइनस करेंगे। फिर आप 270 डिग्री में कुछ प्लस करेंगे या फिर कुछ माइनस करेंगे। इसको मैं अलग अलग कैटेगरी में जानबूझकर लिख रहा हूँ। फिर आप 360 डिग्री में भी कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे 540 डिग्री अगर पूछ दिया तो उस कंडीशन में तो 360 में ऐड करना पड़ेगा, तो 360 में भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ इसमें से घटा सकते हैं। या फिर कभी कभी आपको 0 डिग्री भी मिल सकता है, तो 0 को भी हम लोग 180 वाले श्रेणी में ही रखेंगे। 0 डिग्री में भी कुछ प्लस हो सकता है या 0 डिग्री में भी कुछ माइनस हो सकता है। ठीक, तो जो 0 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला, 360 डिग्री वाला, ये वाला जो हमारा सीरीज है, ये वाला प्लस या माइनस जब भी हम लोग करेंगे
तो इसमें हम जो भी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इस सीरीज में 0, 180, 360 वाले सीरीज में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप लोग दो तरफ बना सकते हैं और लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इन दिस सीरीज वैल्यू वॉन्ट चेंज। किस चीज का वैल्यू चेंज नहीं होगा? साइन कॉस टैन कॉसेक सेक जो है वो चेंज नहीं होगा। और इस सीरीज में जो है वो चेंज होगा। और किसके साथ चेंज होगा? साइन कॉस के साथ, फिर टैन कॉट के साथ, और फिर सेक कॉसेक के साथ, कॉस साइन के साथ। इस तरह का सिचुएशन होगा इसमें। इन दिस सीरीज वैल्यू विल चेंज। इस सीरीज में जो वैल्यू है वो चेंज होगा। अब किस तरह से चेंज होगा इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा अगर होगा, साइन, सारा फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, इसमें बहुत सारा फार्मूला, अगर आप लिखना चाहे तो लगभग 20, 25, 30 फार्मूला हो जाएगा। तो बस मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ कैसे इसको ध्यान में रखेंगे आप इस चीज़ को। जैसे सपोज कीजिए साइन 90 प्लस थीटा अगर हो तो 90 वाला सीरीज है, 90 और 270 वाला सीरीज में क्या होगा? चेंज होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक। अब जैसे सपोज कीजिए कि इससे रिलेटेड, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि इस तरह का होता है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब सपोज कीजिए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है। साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या फिर साइन 180 और माइनस 60 भी लिख सकते हैं, आप जैसा कंफर्टेबल हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? साइन 90 प्लस 30 इसको हम लोग डाल देते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस थीटा। क्योंकि जैसे ही 90 हमारा 90 वाला टर्म जुड़ा रहेगा या 270 वाला टर्म जुड़ा रहेगा, क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमको लिखना है कॉस 30 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री जो है इसको हमको यहाँ पे इसको नहीं देखना है, जो शुरुआत में इसका वैल्यू है उसको देखना है, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसमें कॉस, इसमें जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जितना साइन 60 डिग्री का होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप नोट कर लेंगे। फिर इससे रिलेटेड मैं 2, 3, 4, 5 गिरगिट था, तो 2, 4, 5 में एग्जाम्पल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपका क्लियर होगा। फिर सपोज कीजिए कि इस बार मैं कॉस ले लेता हूँ, कॉस 210 डिग्री यहाँ पे लेता हूँ। कॉस 210 डिग्री अगर मैं लूँ, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कॉस 210 को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस 60। इसको मैं दोनों मेथड से देखता हूँ। साइन को आप दूसरा मेथड से खुद देखेंगे सॉल्व करके। क्या करेंगे? 180 माइनस 60 करके देखेंगे। तो 180 माइनस 60 में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। या फिर मैं इसको बता ही देता हूँ, कॉस 210 को बचा के रखता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते थे? साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो साइन इंटू साइन 180 माइनस 60, तो 180 वाले सीरीज में हम लोग देखे थे 0 डिग्री, 180 डिग्री और फिर 360 डिग्री। तो इसमें साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि ये जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। साइन हमारा क्या होगा? साइन ही रहेगा, मतलब साइन और क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। और 60 डिग्री हमारे किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सबका सब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ गया, कोई चेंजेस नहीं है। फिर हम लोग 1, 2 और एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
बस आप दो चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, इसमें जो है साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ही ये हमारा वैल्यू अलग आता है, जैसे 90 आता है या फिर 270 आता है, तो इस कंडीशन में चेंज होगा। बस दो चीज़ ध्यान में रखना है। और क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ये ध्यान में रखना है बस। अब चलिए, जैसे हम लोग क्या देख रहे थे, कॉस 210 डिग्री देख रहे थे, कॉस 210 डिग्री देख रहे थे। तो कॉस 210 किस क्वाड्रेंट में आता है, 180 के बाद है और 270 से कम है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस निगेटिव होता है। चलिए फटाक से इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 180 + 30 या फिर 270 - 60। तो cos 180 + 30, तो यहाँ पर 180 है तो cos चेंज नहीं होगा, cos क्या हो जाएगा, cos ही रहेगा। और 30 डिग्री हमारा 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, जितना sin 60 का होता है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। मतलब ऐसे आप ध्यान में रखेंगे तो सिर्फ साइन से भी आपका काम चल जाएगा, मतलब कॉस ध्यान में, कॉस याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आप याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर कॉस 270 माइनस भी हम लोग कर सकते हैं। 270 डिग्री माइनस कितना, 60। मतलब यहाँ पे जोड़ घटाव इस तरह से करना है कि इसके बराबर आ जाए। यहाँ पे जोड़ या फिर घटाव इस तरह से करना है कि इसके बराबर आ जाए, ये ध्यान में रखेंगे आप। और मतलब कि अगर इसके बराबर जो भी टर्म आता है, ऐसे सपोज कि यहाँ पर साइन 55 डिग्री आ जाता है, तो उस तरह का सिचुएशन हमारे फिजिक्स में नहीं आने वाला। आप मैथ में उसको पढ़ेंगे डिटेल में, ट्रिग्नोमेट्री को, तो वो अब वहाँ से आप समझ जाएंगे। हमको जितना ज़रूरत है बस मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो cos 270 - 60 तो हमारा क्या हो जाएगा, 270 वाला आ गया या फिर 90 वाला रहता है या 270 वाला रहेगा तो क्या होगा, cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अच्छा, cos 210 डिग्री, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। cos 210 है तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। इस चीज़ को लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2। और यहाँ पे वैल्यू भी हमने गलत लिखा है। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, मतलब √3/2 है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 है, और क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, इसलिए ये निगेटिव आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखेंगे, नहीं तो इस तरह का मिस्टेक्स हो सकता है। फिर एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए साइन 270 डिग्री, या फिर 270 नहीं, कुछ और ले लीजिए, 300 डिग्री ले लीजिए, साइन 300 डिग्री। तो 300 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 270 + 30 कर सकते हैं या फिर 360 - 60 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 270 डिग्री + 30 डिग्री। तो साइन 270 + 30, तो यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जितना साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, अब 300 डिग्री हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे, 180 से 270 डिग्री तक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक होता है, 270 के बाद से 360 तक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, निगेटिव, तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर आप इसको माइनस वाले रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस कितना, 60 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 360 माइनस है तो सिर्फ साइन हमारा साइन ही रह जाएगा, कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या होगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2, और क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हमारा ये निगेटिव इसमें लग जाएगा। तो इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए। बस मैं एक ये बताया हूँ मेथड कि किस तरह से आप लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी हमारा मैथमेटिकल पोर्शन जो हम लोग को ज़रूरी था, जो भी हम लोग को 12th के फिजिक्स में ज़रूरत का था, सब ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप कुछ प्रैक्टिस एक बार फिर से इसको कर लेंगे। जो भी फार्मूलाज हम लोग देखें, मेन आपका 12th में इंटीग्रेशन का खूब यूज होने वाला है।
तो इंटीग्रेशन को आप एक बार ज़रूर अच्छे से देख लें। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपका यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे और आप क्लास रेगुलर करेंगे। मतलब कि अगर आप पीछे वाला टॉपिक को छूट गया अगर आपका, तो आगे वाला टॉपिक निश्चित रूप से आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 12th में सारा टॉपिक यूनिट 5 तक, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ यूनिट 5 तक सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। यूनिट 2 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। फिर तीसरा जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, वो सेकंड से रिलेटेड है। फिर जो हमारा 4th है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो भी रिलेटेड है। मतलब सारा यूनिट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप पीछे वाला आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आगे वाला कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यूनिट 5 तक जो है एकदम रेगुलर रहेंगे, कहीं से कोई संदेह नहीं है कि आप पीछे वाला चैप्टर छोड़ रहे हैं, कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं। अगर एक टॉपिक आप छोड़ दिए तो अगला टॉपिक आपको निश्चित रूप से समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए क्लास बिल्कुल भी बंक नहीं करेंगे, आप रेगुलरली करेंगे। और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं बेहतर रूप से, जितना भी बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके, मैं आप लोग को चीज़ें दूँ। उसके बाद फिर यूनिट 6 भी आप मिस नहीं कर सकते। यूनिट 6, 7, 8, 9, 10, हालांकि इन चैप्टर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन चैप्टर में जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर का जो आगे आने वाला टॉपिक है वो पीछे वाले टॉपिक से कनेक्टेड होगा। 6th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स। इससे कहने को तो 14 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन इसमें और हर बार 25+ मार्क्स का ही इससे आता है, अकेला ऑप्टिक्स चैप्टर से। तो उसमें 2 तरह का रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 है, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में सब कुछ। लेकिन यूनिट 5 तक ऐसा सिचुएशन है कि आप पीछे वाले यूनिट को भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूनिट 1 नहीं पढ़े डायरेक्ट यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, या फिर यूनिट 1 नहीं पढ़े यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, या यूनिट 2 नहीं पढ़े यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से ही पूरे चैप्टर्स को रेगुलरली वॉच करते रहे, पूरे चैप्टर्स को पढ़ते रहे। और सबसे बड़ी